अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है, बल्कि जमहूरी हुकूमत के साथ साथ जो पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी सियासी जमातें हैं, यानी जो अक्सरियत है, वो इस वक्त इस जमहूरी हुकूमतों का हिस्सा है। और दूसरी तरफ अगर आइन के मुताबिक चला जाए और पाकिस्तान में अगर आइन की सरबुलंदी हो तो उसके मुताबिक और फैसले हों और आने वाले वक्त को प्रिडिक्ट करें तो फिर ये इलेक्शन ईयर है। और ये जो हुकूमत है जिसमें सारी ही तकरीबन सियासी जमातें हैं, एक आध को छोड़कर, वो उसकी जो मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ एक माह का वक्त रह गया है, क्योंकि 12 अगस्त को इनकी मुकम्मल मुद्दत हो जाएगी। लेकिन आप बदकिस्मती देखिए और बदनसीबी देखिए कि बावजूद इसके कि तमाम के तमाम सियासी जमातें हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं और वो हुकूमत कर रही हैं, पाकिस्तान में इस वक्त कोई ये यकीन से नहीं कह सकता कि अगले ही माह असेंबली किस तारीख को अपनी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और बाकायदा तौर पे ये चले जाएंगे। आया ये भी कंफर्म नहीं है कि यह जो आइनी मुद्दत है उस पर जाकर असेंबलीज डिज़ोल्व होंगी या एक दो दिन पहले उनको तोड़ दिया जाएगा ताकि 90 दिन मिल जाएं। और ये भी कंफर्म नहीं है कि अगले महीने, यही है अगस्त के महीने में असेंबलियाँ ख़त्म हो जाने के बाद, यानी ये हुकूमत ख़त्म हो जाने की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद जो है वो इलेक्शंस अक्टूबर में हो जाएंगे, क्योंकि कभी बात होती है कभी अक्टूबर की और कभी नवंबर की। हमें याद है मरीम नवाज साहिबा जब से चीफ ऑर्गेनाइजर बनी और उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट बनी, उनकी एक ही ख्वाहिश थी, और ये ख्वाहिश किसी एक की नहीं, हर एक की होनी चाहिए कि जब भी इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और वो उससे ज़्यादा बढ़कर बात करती थी कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। तो तराजू के पलड़े तो हर सूरत बराबर ही होने चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि उससे मुराद क्या थी। उससे मुराद ये थी कि जो नवाज शरीफ साहब पे, यानी उनके वालिद मोहतरम पे, यानी मुस्लिम लीग नून के कायद पर जो केसेस थे उनका यके बाद दीगरे ख़ात्मा हो, उनकी जो नाअहली थी वो ख़त्म हो, जो पाकिस्तान आने में उनकी हर्डल्स थी वो एक एक करके ख़त्म की जाए। और चूँकि वो डिस्क्वालीफाइड भी हैं और उसके साथ साथ कन्विक्टेड भी हैं, तो वो भी तमाम जो रुकावटें हैं वो भी ख़त्म हो और वो पाकिस्तान वापस आए और वो इलेक्शन लड़े और उसके बाद वो मुल्क के चौथे बार मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI जमात है, जो कि इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है, उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट्स थी, वो अलग बात है कि उन्होंने रिज़ाइन किया। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यहाँ पर उससे कतई मुख्तलिफ नज़र आता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब से हुकूमत का खात्मा हुआ, PTI के चेयरमैन के ऊपर केसेस पर केसेस बनते रहे और अब ये बड़ा बबांगे दोहल तमाम लोग, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, वो आके बताते हैं कि जी जो अगला सिनेरियो हो रहा है, जो इलेक्शन का हमें नज़र आ रहा है, यानी जो PTI के चेयरमैन है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे और वो काबिल कबूल ही नहीं है मुख्तदर हल्कों। तो बड़ी चीज़ें ज़रा बात करते हैं कि मुल्क में वाकई जमहूरियत है। हाल ही में हमें जमहूरियत की एक नई तारीफ भी पता चली है, लेकिन वो भी आपसे जिक्र करूँगी। लतीफ़ खोसा साहब, जो कि फॉर्मर जो PP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉयर फोरम के प्रेसिडेंट भी थे, अब नहीं है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CEC के रुकन भी थे, अब नहीं हैं। उनकी बेसिक मेंबरशिप भी शायद कैंसिल कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है। लेकिन बहरहाल वो लॉयर तो हैं और उनका जो उनकी खिदमात है और जो उनका तारुफ है वो इससे कम हो नहीं सकता और उसके लिए वो किसी के मोहताज भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। वालेकुम सलाम नादिया मिर्ज़ा साहिबा, पहले तो ये आप अपना ठीक कर लें क्या कि पीपल्स पार्टी का मैं मेंबर ही नहीं हूँ, आज भी ना किसी ने मुअत्तल किया है, ना उनको अख्तियार है, जो पंजाब वाले जो भी हैं। और सेक्रेटरी जनरल फरतुल्लाह बाबर ने बड़ा वजाहत क्लियर कर दिया है कि मैं और एतजाज़ हसन बदस्तूर न सिर्फ पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं बल्कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के आज भी हम रुकन हैं, जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के वक्त से चले आ रहे हैं। सो इसलिए किसी को इसमें शायबा नहीं होना चाहिए कि इतना ही आसान होता है और तड़क करके तोड़ दिया, इतना आसान नहीं होता। सर मेरे लिए तो ये गुड न्यूज़ है, ठीक है ना, जो आपने मुझे बताया। लेकिन मैं बात कर रही हूँ पीपल्स पार्टी के अपने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पहले के रह चुके हैं कमरुज़्ज़मा कायरा साहब। तो कायरा साहब ने अभी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में जिक्र किया कि जी जो कुछ आपसे गुनाह सरजर्द हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहते हुए और फिर आपने पॉलिसी के अगेंस्ट जाके चीज़ें की, तो फिर कोई जवाब ही नहीं बनता आपके पीपल्स पार्टी में रहने का, आपके और एतजाज़ हसन के। तो उसकी रोशनी में मैंने जो है वो ये बात की, लेकिन आपने तसी की, तो यू आर मोर देन वेलकम एंड दिस इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर मी।
यस, अभी कायरा साहब पैदा नहीं हुए थे जब से हम पीपल्स पार्टी में हैं, सो इसलिए माफ़ कीजिएगा, उनकी बात तो मुझे सुनाएं जो हमसे सीनियर हों या जो जिनको अख्तियार हो। अगर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मैं ख़ुद रहा हूँ, और मुझे ये वाहिद एज़ाज़ है कि मैं बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अपना बेगम नुसरत भुट्टो, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बाद मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरबराह भी रहा हूँ बतौर सेक्रेटरी जनरल के, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी 25 साल के नहीं थे और हमने उन्हें ऑनरेरी लिखा हुआ था। और आप वेबसाइट पे चले जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, 4 साल तक मैं सरबराह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहा हूँ। ये मुझे वाहिद एज़ाज़ हासिल है कि जिस पार्टी को शहीद बेनज़ीर बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दाग बेल्ट डाली थी और जिसकी रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो रहीं, उसका मैं हेड ऑफ द पार्टी भी रहा हूँ। सो इतना मुझे ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये इतना आसान नहीं है ना। उनको बड़ा मोहतात होना चाहिए जब वो ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ जब आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र कर ही दिया है तो वो बाबा जमहूरियत भी कहलाते हैं। आइन पीपल्स पार्टी ने दिया और उस आइन को आज भी तस्लीम तो किया जाता है, अमल ना भी किया जाए। बट सर, मैं कायरा साहब का मज़ीद जिक्र अगर आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन एक चीज़ वो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सीनियर लॉयर हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आइन जिस तरह से हुआ। कल उन्हें जब प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो उन्होंने जमहूरियत की जो उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि अगर एक औरत को मेजॉरिटी, एक औरत को भी अगर मेजॉरिटी मर्द कह रही है या एक मर्द को मेजॉरिटी जो है वो औरत कह रही है, तो चूंकि वो मेजॉरिटी कह रही है तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए और यही जमहूरियत है। सर, यही जमहूरियत है? अब अगर हम नई ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून की और जमहूरियत की इफ्तराह घड़े रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त पाकिस्तान सरजमीन बेआईन है। ज़रा उनसे ये भी पूछ लिया होता। अब मैं उनके साथ तो क्या बात करूँगा, लेकिन पीडीएम की हुकूमत को मैं यकीनन ये बिल्कुल इस पर तनकीद करूँगा कि आपने ना तो आइन को मानना जो है गवारा फरमाते हैं, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, आपने नहीं करवाए। केयर टेकर जो है 90 दिन से मुतजावज़ नहीं हो सकते। 2 सूबे यानी 2/3 पाकिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गैर आइनी तौर पर इस वक्त जो है वज़ीर आला बैठे हुए हैं और उनकी काबीना बिला अख्तियार के बदू जबर और यानी एक गासिब की हैसियत से बैठे हुए हैं। तो आप कैसे इसको जो है लेते हैं? और फिर आप देखिएगा कि 12 अगस्त को आपने इंट्रो में कहा, 12 अगस्त को तो असेंबलियां ख़त्म हो जाएंगी, इनको कोई आगे तवालत नहीं दे सकता, ना ही इनको बढ़ा सकता है। तो अब फ्रेंडली ऑपोजिशन आपके पास मौजूद है, माशाल्लाह राजा रियाज साहब की शक्ल में आप बना लीजिएगा केयर टेकर गवर्नमेंट। ये भी जमहूरियत का मजाक देखें, ये भी जमहूरियत का एक अजीब मजाक है। ऑपोजिशन के बगैर देखें जमहूरियत नहीं होती है। अब आप 1 साल 1.25 साल से आप बग़ैर ऑपोजिशन के आप जो है असेंबली चला रहे हैं और ऐसी तहस नहस फेर कर आपने कवानीन की बेड़ा गर्क करके एक पर्सन स्पेसिफिक सिर्फ मोहतरम नवाज शरीफ साहब को अहल कराने के लिए और उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, जिस तरह मरियम बीबी फरमाती हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि पीटीआई को ख़त्म कर दो, तितर बितर कर दो, इमरान खान को अंदर कर दो या लहद में उतार दो, और उनके पापा जो हैं इस वक्त जो सज़ा याफ्ता हैं, अदालती सज़ा याफ्ता हैं और मफरूर हैं, अदालती मफरूर हैं, जिनका आइन और कानून में वो अपने तमाम वो खो चुके हैं, जो उनके राइट्स हैं आइन और कानून में। एक सज़ा याफ्ता मफरूर मुल्ज़िम वो खो चुक जाता है, उसको मुयस्सर नहीं आते वो जो है मराआत जो आइन और कानून में होती हैं। वो माशाल्लाह उनको चाहती हैं कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना दें सीधा लाकर, और हालांकि वो सीधा अडियाला जेल में जाएंगे जब आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि सज़ा याफ्ता होने के नाता से भले आप
जितने मर्जी कानून तरमीम कर लें, लेकिन माजरत के साथ ये शायद आइन तो कहता हो या फिर ये कानून तो कहता हो कि वो अडियाला जेल में जाएंगे, और शायद कुछ लोगों की ख्वाहिश भी हो जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमें ऐसी नज़र नहीं आती माजरत के साथ। सर अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक, और मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। जिन लेजिस्लेशन की आप बात कर, लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं, और फिर खुद आपने कहा कि ये चाहा जाता है कि पीटीआई का खात्मा हो जाए, पीएमएलएन को जो है वो फिर इलेक्शन में उतारा जाए, उसके लिए क्या क्या जद्दोजहद की जा रही है, और ये किस तरह से जो असेंबली है ये आला कार बनी हुई है, वो भी मैं ज़रा अपने नाज़रीन के सामने रखूँगी। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आता है। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब प्लीज़ मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास दोबारा आ रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें जिसका जिक्र आपने भी किया कि किस तरह से असेंबली को इस्तेमाल किया गया, वो अपोजिशन लीडर जो तालियां बजाते हैं खाली क्योंकि वो खुद जो हुकूमती जमात है पीएमएलएन उसके टिकट के ख्वाहिशमंद है कि वो उसके टिकट से अगले इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर वो कितने बेज़रर से अपोजिशन लीडर होंगे, वो हमने उसका अमली नमूना भी देखा है। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से की जाने वाली कानून साजी, अगस्त 2022 में हुकूमत ने नैब तरमीमी बिल मंजूर किया, जिसके तहत 50 करोड़ से कम करप्शन के मुकदमात पर नैब तहकीकात ही नहीं कर सकता, और नैब तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद फ़ायदा उठाने वालों में शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और दीगर सियासतदानों के मुकदमात इससे खत्म हो गए। अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून बना, जिसके तहत सुमोटो एक्शन लेने का इख्तियार, बेंच की तश्कील और आर्टिकल 3/184 के फैसलों के खिलाफ अपील का हक बिल के तहत हासिल होगा। अप्रैल 2023 को कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर बिल 2023 मंजूर कर लिया, और इसके मुताबिक रिव्यू को अपील की तर्ज पे तब्दील कर दिया गया और रिव्यू का दायरा इख्तियार भी बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच इसको फैसला सुनाएगा, नजरसानी के लिए इससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा, वकील तब्दील करने का इख्तियार भी दिया जाएगा, और केस में नए नुकात शामिल करने का इख्तियार भी दिया जाएगा। 25 जून 2023 को कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया, और आइन में जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं किया वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालती फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। यानी इससे भी बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो दर्ज मुकदमात हैं, वो जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो एक तरफ क्या हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, किसकी ख्वाहिशों को मंजूर करते हुए अमल दरामद हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 150 से ज़ायद हो गई है। गुज़िश्ता 2 रोज़ बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई मुज़ाक़ात के तनाज़ुर में मज़ीद 6 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज होने वाले दर्जनों मुकदमात में तोशाखाना केस, जज ज़ेबा को धमकी देने का केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन, फॉरेन फंडिंग केस, कोयटा में वकील के कत्ल का केस शामिल है। पीटीआई का रुकन जिले शाह की हलाकत का मुकदमा भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज किया गया, और पंजाब पुलिस ने 9 मई के बाद पेश आने वाले वाक़यात में चेयरमैन पीटीआई को मुलज़िम नामज़द करने का फैसला किया है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताते चलें कि जो तमाम लेजिस्लेशन और तमाम जो बिल्स वगैरह जो असेंबली में हुए, उसके बाद हाल ही में यानी 4 जुलाई को 2023 को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया, सदर आरिफ अलवी साहब की जो एब्सेंस है उसका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट है वो कायम मुकाम सदर थे। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जाएगा, और इत्तेहादी वफाकी हुकूमत ने 26 मई 2022 को नैब तरमीमी बिल में जिस्मानी रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन का कर दिया था। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के तहत नैब के चेयरमैन को तफ्तीश में अदम ताउन पे मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इख्तियार होगा। और लतीफ़ खोसा साहब, आज चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत भी करार दे दिया गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रेफर किया था। कुछ बचा है? कोई रह तो नहीं गया? कोई केस रह तो नहीं गया? क्या है मंजरनामा अगला सर? देखें, जितनी नामालूम FIR दर्ज हुई हैं, बल्कि मैं आज पढ़ रहा था, एक शख्स ने बड़ा मज़ाहिया तौर पर लिखा और अता तारड़ साहब की तस्वीर देकर कि तरीन साहब के भाई को जो खुदकशी की है, अगर चाहें तो इसमें भी इमरान खान के ज़िम्मे ये कत्ल डाला जा सकता है। डाला तो जा सकता है। अब मुझे बताएं। जी बिल्कुल डाला जा सकता है कि ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि इमरान खान ने ये शूटर कातिल, किराए का कातिल भेजकर उसे कत्ल करवाया है, तो ये तरीन साहब के भाई का कत्ल भी इमरान पर डाला जा सकता है। देखें, जितनी नामालूम FIR हैं, ये जो आपने 6 केसेस की बात की है, ये जितनी नामालूम FIR थी ना,
वो उसमें भी एक ततिम्मा बयान, जिसे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहते हैं, एक ततिम्मा बयान लिखकर उसमें भी 6 केसेस में मजीद इमरान खान को डाल दिया गया है। अब जिस केसेस में वो उनकी जमानत अदालत उनकी मुखलसी करती है, वो नए केसेस लेके सामने आ जाते हैं, और ताकि डेस्परेट हैं, क्योंकि दुबई में जो माशाल्लाह बड़े सुप्रीमो ने कहा है कि उसने कहा है इमरान खान को हर कीमत में जेल में डालो तब मैं पाकिस्तान आऊँगा। तो बाहर के अब ख्वाहिश की तकमील तो ज़रूरी है। ये और बात है कि ये कानून जो तब्दील किया गया कि 5 साल से ज़ायद नाअहली नहीं हो सकती है, ये उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हावी नहीं होगी जो ताहयात पाबंदी लगाई गई है। ये भी एक आईनी और कानूनी जो है ये यकीनन फ़िक्र मोतरज़ा है। और इसी तरह जहाँ तक ताल्लुक़ है नैब की सज़ा में भी 10 साल की नाअहली का जो है कानून मौजूद है। सो जब वो आएंगे तो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है अभी तक वो मजीद आप ये कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब को सजाएं हुई हैं या ताहयात नाअहली उनकी हुई थी, और बावजूद इसके कि असेंबली से बिल पास हो गया, एक कानून बन गया कि जी अब वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पर कोई कानूनी बार है, इट कैन बी चैलेंज इन कोर्ट्स और व्हाट? नहीं, चैलेंज तो एक तरफ रहा ना, वो चैलेंज तो होगा जो ताहयात नाअहली है और जो कानून के ज़रिए किया गया है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वगैरह, वो जो एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज इन्होंने दी है उसमें चलें, उसमें 1 मिनट के लिए आप तस्लीम भी कर लें। लेकिन फिर ये जो सज़ा हुई है नैब अदालत से जिसमें मफरूर है, उसमें 10 साल की नाअहली उसमें मौजूद है, और वो इस कानून से माफ़ कीजिएगा मुतासिर नहीं होती है, क्योंकि इसमें ये कहा गया कानून में कि जहां नाअहली की मुद्दत मुतय्यन नहीं की गई है वो 5 साल तक मुतसवर होगी। वहां तो 10 साल की नाअहली की न सिर्फ म्याद मौजूद है, बल्कि उसे नाअहल मोहतरम नवाज शरीफ साहब को उस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने सजा देते हुए 10 साल के लिए नाअहल भी किया है। सो इसलिए न सिर्फ अडयाला जेल जाएंगे, बल्कि वो 10 साल तक नाअहल हैं ता वक्ते के उनकी अपील में फैसला उनके हक में नहीं होता। तो इसलिए ये खातर जमा रखें। हाँ, अलबत्ता अगर मजीद तबाही फेरनी है इस कानून और आइन की, तो ये कह दें कि अदालत अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला भी हम इसको जो है लेजिस्लेचर इसको ओवर रूल करके अदालती फैसले को भी कलअदम करार देती है, तो फिर ट्राइकोटोमी ऑफ पावर एक नया आइन लिख दें जिसमें लेजिस्लेचर को सभी इदारों पर हावी करके जो है सुप्रीम कर दें। तो ये पहले भी सुप्रीमो कहते हैं उसे, तो कर दें। फिलहाल वो ना इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना ही वो बाहर रह सकते हैं। वो अगर आएंगे, तशरीफ लाएंगे, तो वो सीधा अडयाला जेल जाएंगे। अच्छा खोसा साहब, एक आखिरी सवाल है, टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम है, मुझे ये बताएगा कि जो तोशा खाना केस है इसमें बड़ा कहा जा रहा है कि बड़ा ऑब्वियस है कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनको सज़ा भी होगी, और उसके बाद जो नैब वाला उन्होंने किया है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो किया भी इसी वजह से कि 30 दिन के बजाय जो है वो 90 दिन के लिए अब उनको अंदर रखा जा सकेगा। तो कौन सा वो केस है जो इस वक्त सबसे सख्त उसका फैसला सामने आ सकता है, वो सबसे बड़ा मसला बन सकता है, और जिसके तहत चेयरमैन पीटीआई की नाअहली भी होगी और वो जेल भी जाएंगे, या दिखता है आपको? माफ़ कीजिएगा, तोशा खाना का केस मोहतरम नवाज शरीफ साहब पर भी है, तोशा खाने का केस और तमाम जितने प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हैं सभी पर मौजूद हैं तोशे खाने के केस। और अगर तोशा खाना से किसी ने गाड़ियां ली हैं, किसी ने घड़ी बेची है, किसी ने हार लिया है, किसी ने और चीज़ें ली हैं, तो ये सारा फिर कच्चा चिट्ठा खोल दीजिएगा, क्योंकि फिर सारे ही माशाल्लाह इसमें से कोई भी इसमें से बाहर नहीं निकलता है। तो तोशा खाना का तो केस है ही नहीं सिरे से। लेकिन काबिल समाअत तो आज करार दिया है ना सर, काबिल समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दोबारा से उसको दिया, 7 दिन में फैसला भी करना है उन्होंने। उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइएगा कि केस है क्या?
कि एक चीज़ जिसकी एक मैकेनिज्म है कानून में मौजूद है, जो राइजुल वक्त रहा है तमाम वज़ीर आज़म और तमाम सदूर पर, साबका पर, उन पर राइज वक्त रहा है, और उसमें किसी ने असेसमेंट कीमत करवा के और उसके पैसे जमा करवा दिए हैं। जेल जाते नहीं देख रहे और ना नाअहल होते देख रहे हैं। नहीं, भले किसी को नाअहल कर दें, जेल में भेज दें, अब तो बादशाहत चल रही है ना, तो रूल ऑफ लॉ तो है नहीं। कर दें क्या मुझे बताएं कि क्या इससे जेल से भेजने से क्या उनकी अवामी पजीराई और ताकत खत्म हो जाएगी? ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये नादिया मिर्जा साहिबा लिख लें, ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे, नवंबर में भी नहीं करवाएंगे, इसलिए कि इमरान खान का बल्ला जब तक जो है बैलेट पेपर पर होगा, इनकी जमानतें जब्त होंगी। तो ये इस तरह से ना पार्टियां खत्म की जा सकती हैं, ना इस तरह से अवाम के दिलों से निकाला जा सकता है। इससे नफरत बढ़ती है, इससे उसका वोट बैंक बढ़ता है, उसके उम्मीदवारों को जो है कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं होगी। खुदारा नफरतों पर मत सियासत को उस्तवार करें। मुल्क की तबाही के दहाने पर हम ले जा रहे हैं, और इसलिए इस धरती माँ को सरजमीन बेआइन न बनाएं। थैंक यू सो मच लतीफ़ खोसा साहब, आपके टाइम का। लतीफ़ खोसा मौजूद थे, बहुत बड़ा उन्होंने दावा किया। एक तरफ तो उन्होंने टोटली डिनाई किया कि ये जो सोच रहे हैं कि उनकी सीसी की मेंबरशिप खत्म हो रही है या पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकन, तो उन्होंने कहा इस तरह से ख़त्म नहीं होती। उन्होंने पूरा अपना हवाला भी दिया और जो माजी में उनका रहा है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक उनको ये शायबा होगा कि PTI जो है वो इलेक्शन लड़ने के काबिल है या अवाम में उनकी पजीराई है, ना अक्टूबर में ना नवंबर में। बट लेट्स सी, ख्वाहिश तो लोगों की यही है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि जो भी है एक और फ्रेश मैंडेट पाकिस्तान में इस वक्त उसकी ज़रूरत है। ब्रेक ले लेती हूँ। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। 8 जुलाई को उन्होंने कहा था कि आइंदा हफ्ते वो पार्टी का मंशूर भी आ रहा है सामने, और पार्टी जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, मुस्तकबिल में उसके अलाइंसेस किस किस से हो सकते हैं। PMLN के अंदर वो शायद ख्वाहिशमंद तो थे, लेकिन PMLN के अंदर कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन बहरहाल उनका अपना लाएअमल क्या है। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस आशिक अवान साहिबा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ज़रा सा बताइएगा, क्योंकि जो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, अगले आने वाले हफ्ते में आपका मंशूर तो आ जाएगा, लेकिन अगर उसके कोई चीदा नुकात, किस पार्टी से अलाइंस करने जा रहे हैं, पंजाब में ही आपकी पार्टी जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी या मुल्क भर में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या हवाले से खबरें हैं? लेकिन नादिया, पहली बात तो ये है कि चूंकि किसी भी सियासी जमात के लिए इलेक्शन कमीशन के जो सेट फॉर्मेट और TORs हैं उनको फॉलो करते हुए उस लाइन में आना पड़ता है। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वो अमल हमारा मुकम्मल होने जा रहा है, और साथ ही उसका जो हमारा मैनिफेस्टो है वो भी हम पब्लिक करने जा रहे हैं, और कुछ उसके नुकात जो हैं वो आज मैंने हाईलाइट किए हैं। और लेकिन कम्प्रीहेंसिव मैनिफेस्टो जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो हम पब्लिक करेंगे। ठीक है। जो बात आपने कही है कि क्या हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, तो मुस्तकबिल जो है वो IPP का दरख्शां रोशन है, इसलिए कि जो घुटन ज़दा इस वक्त सियासी माहौल है जहाँ पे PDM की शक्ल में एक कोलेशन बरसर इक़्तिदार है और दे फेल टू डिलीवर, जो लोगों की तवक्कुआत उनसे वाबस्ता थी, और फिर एक नया पाकिस्तान का नारा लगाने वाले जो हैं उन्होंने नौजवानों को जिस तरह गुमराह किया और वो दिल फरेब सुहाने ख्वाब दिखाए जिनकी ताबीर देने में वो नाकाम रहे। अच्छा, मुझे ही बताएं फिरदौस आशिक अवान साहब, एक बात मुझे बताएं, जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है उसकी नज़रें किस वोट बैंक पर हैं या किसके वोट बैंक से उनको उम्मीदें हैं? आया आप PMLN का वोट बैंक आपको मिल सकता है, PTI का वोट बैंक मिल सकता है, या पीपल्स पार्टी का वोट बैंक आपको मिल सकता है? क्या है आप लोगों के जहन में? देखिए, 1.25 करोड़ के करीब नया वोट बैंक रजिस्टर हुआ है। पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है, अगर आप उसको निकालें तो देखेंगे कि यंगस्टर्स, न्यू वोटर जो है वो पाकिस्तान की
उस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहा है। उसके साथ साथ जो हमारा किसी का वोट बैंक चोरी करना या किसी के वोट बैंक पे नजर रखना मकसद नहीं है। हम 26 करोड़ अवाम की ताकत पे यकीन रखने वाली जमात बनने जा रहे हैं और हमें ये यकीन है कि जो हमारा रोड मैप, मैनिफेस्टो, ये जो इस सारे के सारे स्ट्रक्चर के सताए हुए लोग होंगे जो मुतासरीन हैं और जिनके ख्वाब बिखरे हुए हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करते देखना चाहते हैं लेकिन उनकी आंखें हसरत से देख रही हैं, उनको वो रिजल्ट नहीं मिले, तो अल्टीमेटली वो ख्वाब जो है उनकी तबीर IPP देने जाएगी और उससे जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है उसका खात्मा करके हम पाकिस्तान का जो सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर है उसको मुस्तहकम बनाने जा रहे हैं। मौशी महाज पे हम ये समझते हैं कि कोई अकेली सियासी जमात अब पाकिस्तान की कश्ती को जो बंवर में बुरी तरह से फंसी है उसको नहीं निकाल सकती। लेकिन फिरदौस, ठीक है पाकिस्तान को तकवीयत दे सकता है। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा, क्या आप ये समझती हैं कि 9 मई के वाक़े के बाद जो PTI का वोट बैंक था वो खत्म हो गया? देखिए, वो खत्म नहीं होगा। जो नजरियात है वो खत्म नहीं होते। नजरियात जो है वो हालात उल्टे हाल उनको दबा देते हैं, लेकिन जब हकायक उनके सामने आते हैं तो वो ये भुट्टो से बड़ा नजरिया कोई था पाकिस्तान में? भुट्टोइज्म से जुड़ा जो नैरेटिव रोटी कपड़ा और मकान का वो लेके आए थे, उससे बड़ा कोई पॉपुलर लीडर था पाकिस्तान में? आज आप देख लें कि वो जमात जो है वो चंद इंटीरियर सिंध के अंदर महदूद होकर रह गई है। तो ये नजरियात दबते हैं, खत्म नहीं होते, लेकिन अल्टरनेटिव नजरियात जब जन्म लेते हैं तो अवाम उनको पजीरा इसलिए देती है कि PTI जो है वो आपको पता है कि पिछले 22 साल से खान 26 है। उस 26 साल 27 साल जदोजहद में 22 से 24 लोग ही उनके साथ रहे, कोई 25वां बंदा उनके साथ शामिल नहीं हुआ था। उस नजरिया उनका यही थी। वो ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो वक्त उससे बताएगा जब इलेक्शन होंगे कि जी कौन किसके साथ खड़ा है। लेकिन मेरा सवाल तो इस वक्त ये है कि इस वक्त जो आप अपना कॉम्पिटिटर देख रही हैं, जो पॉलिटिकल रैप, वो कौन है? आया वो PMLN है, वो पीपल्स पार्टी है, या वो PTI है? और आप समझते हैं कि PTI हर जमात का सताया हुआ, हर जमात के मुतासरीन, हर जमात के जो इस वक्त वो लोग जो मायूस है, उनको रोशनी और उम्मीद की किरण IPP फ्राहम करने जा रही है। वो हमारा टारगेट किसी एक जमात का वोटर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला जो हमारा एक वो माइंडसेट जो इस वक्त जो है वो सियासत से लाताल्लुक हो चुका है, हम उसको सियासी निजाम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ फिरदौस आशिक अवान साहिबा, चाहे पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी हो, वही कहती है, वो समझती है कि वो एक बड़ी जमात बन के सामने आई कि उसका राइट है, और वो समझते हैं कि ज़ाहिर 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई, जिस तरह से चीज़ें चेंज हुई, लोगों ने PTI से जो है वो इस्तेहकाम पार्टी के जहाज़ में छलांगे भी मारी, लोगों ने छोड़ भी दी। अब अगर वो इलेक्शन में जा रहे हैं तो चाहे आप हो, चाहे PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उनकी सबकी देरीना ख्वाहिश ये है कि PTI का मुकम्मल तौर पे पहले सफाया हो, उसके बाद हम इलेक्शन में उतरें। इसकी वजह क्या है? चाहे इसी का शख्स आना है, इसी के एक कनेक्टिविटी है कि ओन चौधरी साहब ने PTI पे पाबंदी की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुकाबला करें, अगर आप समझते हैं कि वो फेल है, वो अब जो है उनका कोई नाम लेवा नहीं है, तो पाबंदी लगा के मैदान में क्यों उतरना चाह रहे हैं आप लोग? नादिया, बात सिर्फ इतनी सी है कि सियासत करना हर शहरी का हक है और पाकिस्तान का आइन उसको इजाजत देता है। हम किसी के उस हक को छीनने के किसी सूरत भी फेवर में नहीं है, लेकिन उस हक की आड़ में एक उसका हक है और एक उसका फर्ज है। जब जो उसका हक है वो जरूर अदा करे,
लेकिन उसके कुछ बेसिक शहरी फ़राइज़ भी तो हैं। अगर वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहता है और अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी उसकी माँ के साथ रिश्ता, रियासत का जो रिश्ता उसके साथ है, धरती माँ का, उसको भी नहीं बख्शता और वो माइंडसेट जो है अपनी जात की को सुप्रीम करता है और काज जो है उसको मलिया मेट करता है और वो नेशनल काज और पब्लिक काज की बेतुकीरी करता है। और वो मसाले आपके सामने अल्ताफ हुसैन की भी मौजूद हैं और जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हिस्से बकरे हुए और अल्ताफ हुसैन इबरत का निशान और किस्सा माजी बन गया। इसी तरह आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के ऊपर भी वो पाबंदियां याद हैं, तो जिसके बाद इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मगर फिरदौस आशिक अवान साहब ये ना भूलिए, बनी। फिरदौस आशिक अवान साहब ये ना भूलिए कि अल्ताफ हुसैन जिसकी आप बात कर रही हैं उनके जमाने में 24 से 25 सीट्स लेती थी एमक्यूएम, आज 7 पे खड़ी है। देखिए वो कोई भी शख्स जो है वो इसलिए जीती है कि सबसे पहले उसने अपने आप को उस बयानिए से डिसोसिएट किया है, अपने आप को उस जहरआलूद प्रोपेगेंडे से और पाकिस्तान मुखालिफ जो साजिशें थी उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है। अच्छा चले आप क्यों चाहते हैं कि पीटीआई, आप ये चाहती हैं कि पीटीआई, आपकी पार्टी ये चाहती है कि पीटीआई पर पाबंदी लगे, क्यों? हम ये चाहते हैं कि पीटीआई जो है वो पॉलिटिकली माइनस इमरान खान वो अपनी सर्विसेज देना चाहती है, तो वो किसी और पार्टी जो जहरीला और झूठा प्रोपेगेंडा कर, जिस तरह से पाकिस्तान और जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर नफरत के बीज बोए और सियासत की आड़ में इंतशार किया, सियासत के प्लेटफॉर्म से। तो ये आप चाहते हैं कि पीटीआई तो रहे, आप चाहते हैं पीटीआई तो रहे लेकिन माइनस चेयरमैन पीटीआई? उनका कंडक्ट, हमें उनकी जात से कोई वो नहीं है लेना देना, हमें उनके अमल से लेना देना है। उनकी जात से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, उनके उस अमल से हमारा नहीं। लेकिन पीटीआई की पाबंदी की दरख्वास्त जो चौधरी साहब को जख्मी किया है, फिरदौस साहबा, जो अमल जो है वो सोच जो है, ठीक है, मगर पीटीआई जो है हम उसको ललकार रहे हैं, उसको बेनकाब बिल्कुल ललकारें, बिल्कुल ललकारें, आपका हक है। लेकिन जो पीटीआई की पाबंदी पर जो दरख्वास्त जमा कराई है वो एक शख्स के लिए नहीं कराई है, पार्टी के लिए कराई है चौधरी साहब ने, इनफरादी हैसियत से कराई। अच्छा, उसका पार्टी का लेना देना नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल पार्टी की लॉन्चिंग में आपके साथ खड़े थे, आज पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए या हुए? देखिए आज भी वो जहांगीर तरीन साहब के भाई के कुल में फवाद चौधरी वाज देयर और the others are also on board। देखना ये है कि आईपीपी के दरवाजे पे हर कोई दस्तक दे रहा है, लेकिन आईपीपी ने किसको किस जगह बैठाना है और अकोमोडेट करना है। और अगर वो बैगेज के साथ आता है तो आईपीपी किसी का बैगेज उठाने के लिए तैयार नहीं है। बैगेज फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश है कि वो आईपीपी में शामिल हो? किसका? फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश है, राब्ते कर रहे हैं वो? देखिए ख्वाहिश के बगैर तो कोई किसी के घर के तवाफ नहीं करता ना। तवाफ कर रहे हैं वो? क्यों नहीं आ रही आईपीपी के लीडरशिप के साथ खाने या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उनके घरों में? तो आप ख्वाहिश रखते हैं तो आप आते हैं ना। तो आप अभी सोच रहे हैं कि उनको पार्टी में ले या नहीं ले? ये पार्टी के अंदर अभी सोच पैदा है कि उनको लिया जाए या नहीं लिया जाए, कोई डिसीजन नहीं लिया गया? देखिए उसके जो उनके अपने मसाइल और मुश्किलात हैं इस वक्त, वो चूंकि दो तरह की क़यादत है नादिया। एक है कि जिसने उस बयानिए को सपोर्ट किया, उस पूरी प्रोसेस और जो भी कंडक्ट था उसके अंदर हिस्सेदार बने और वो सारे के सारा ओवरऑल जो एक सामने हुआ उसके अंदर कहीं ना कहीं उनका रोल है। तो एक दूसरी लीडरशिप है जो उस पीटीआई का हिस्सा तो थी, लेकिन वो किसी भी इस किस्म की स्याहकारी के साथ ना हिस्सेदार थे और ना उनकी कोई सुनवाई थी, और वो उस मेन स्ट्रीम टोला जो था उससे उनका डिस्कनेक्ट थे वो।
तो उन लोगों को जो दूसरी कैटेगरी है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो पहली कैटेगरी है उसको अपने जो दामन पे लगे दाग हैं उनको साफ करके ही IPP में आना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपसे डिटेल और इसलिए भी ज़्यादा शुक्रिया कि फौरी तौर पे आपने हमसे बात की, मौका दिया और टाइम दिया। उसकी वजह यह है कि फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ जो है वो कमिटेड थे और हाजिर भी हुए। हमने उनको लिया भी, फ़ोन पर थे, हमारे साथ वीडियो लिंक पर थे भी, लेकिन कोई बात उनको बुरी लगी, शुरू की बात उनको बुरी लगी और वो से प्रोग्राम से उठकर चले गए। तो स्पेशल थैंक्स टू फिरदौस आशिक अवान साहिबा कि उन्होंने हमें टाइम दिया। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ होंगे। आने वाले वक्त में क्या मीडिया का किरदार तब्दील होने जा रहा है, इस पर ज़रा गुफ्तगू करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे कोई पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी बात करते हैं और उसके अलावा भी कुछ चीज़ों पर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ गुल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इम्तियाज़ गुल साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़रा पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर बात करने से पहले मैं ये चाह रही थी कि थोड़ा सा ये आपको पूछूं कि इसका जो पाकिस्तान का मंजरनामा, जैसे हम अगर पाकिस्तान की पिक्चर हम देखें खासतौर पर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो पाकिस्तान में इससे नफरत, इंटॉलरेंस यानी अदम बर्दाश्त, झूठ, ये इस हद तक पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें इस हद तक पेनिट्रेट कर गई हैं कि लगता नहीं है आने वाले दिनों में इसका खात्मा हो पाएगा और इसके पास या होना चाहिए। इसमें वजूहात इसकी क्या हैं? बहुत सारे लोग जो हैं उसको, उसमें मीडिया को भी उसमें कसूरवार ठहरा रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट मीडियम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। हाउ डू यू सी दिस थिंग सर? देखिए, इसमें मीडिया का किरदार तो इस हद तक है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मीडिया मालकान उस बयानिए का हिस्सा बन जाते हैं, उसको कबूल कर लेते हैं, जो कभी दाएं से आता है, कभी बाएं से आता है, कभी ऊपर से आता है, और उसमें उस बयानिए को फैलाने का जरिया ज़ाहिर है मीडिया है, ख़ास तौर पे टीवी चैनल्स हैं। लेकिन बुनियादी वजह तो एक मुनाफ़क़त है इस मुआशरे में। यानी आप देखिए कि जब अगर मुसलसल आपको बहुत पीछे ना जाएं तो पिछले 40 साल ही में देख लें, मुख्तलिफ आपके कैरेक्टर हैं सियासी मंजरनामे पे, वो कभी एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी पार्टी में, कभी तीसरी पार्टी में, और उसका जब उसको बाजवाज बनाने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए कि पार्टी तब्दील क्यों की या नई पार्टी क्यों बनी, वो अपने एक मखसूस इजहार, अपनी मखसूस राय देते हैं, मखसूस बयानियाँ देते हैं, जिसके बायस अब मौजूदा हालात में तो बहुत ज़्यादा खुल के बातें सामने आ गई हैं कि किस तरह पार्टियों की तोड़ फोड़ होती रही है, उनमें से नई पार्टियां जन्म लेती रही हैं, किस तरह नवाज शरीफ साहब ने साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की पीठ में एक लिहाज से छुरा घोंपा था जब उन्होंने अपना एक फैक्शन बना लिया था, किस तरह क्यू लीग निकली PMLN में से, जिनापुर का आपको याद है जो MQM हकीकी बन गई थी। तो ये तमाम बातें जो है उसका सबब बनी है कि मुनाफ़क़त की एक सियासत है और उसने फिर एक ऐसी सूरत हाल को जन्म दिया है जिसमें लोग मजबूर हो जाते हैं अपने गलत काम को भी सही साबित करने के लिए, और उसमें मीडिया फिर आलाकार बन जाता है। लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब, इसका जिम्मेदार जो है वो PTI के चेयरमैन को भी ठहराया जाता है, खासतौर पे सिंस 2014 कि उसमें मीडिया ने भी उसको सपोर्ट किया, उनका जो एक नैरेटिव था उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज तो इन अ सेंस नहीं, बट उसको बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप भी उसको मिली और एक्सपोजर भी उस चीज़ को मिला, और उसके साथ साथ उनका एक बयानिया था, उन्होंने नौजवान नस्ल का जो जहन है उसको जहर आलूद किया, चोर, डाकू, लोटा, उनके घर अगर किसी ने पार्टी बदल ली तो आपके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। कितना रोल आप देखते हैं, या वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसकी जिम्मेदार जो है वो PTI है या PTI के चेयरमैन है कि 12 साल तकरीबन उन्होंने जो है वो जहर घोला है और लोगों के यूथ के जहन ख़राब किए हैं, तो आप इसको अबाय करते हैं इस क्लेम? देखिए जी, सिर्फ अगर इमरान खान को आप इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराएंगे तो फिर आप इमरान खान से पहले की जो तारीख़ है पाकिस्तान की सियासी तारीख़, इसका मतलब है आप उसको टोटल रब ऑफ कर दें, उसको आप अपने सियासी तारीख़ के औराक में से निकाल दें। मैं आज सुबह ही आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था,
अरशद शरीफ के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया था और बहुत अरसा पहले की बात है, तो उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ नवाज शरीफ पंजाब पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है और ईस्टर्न पंजाब यानी भारतीय जो पंजाब, हाँ, याद है मुझे। ठीक है। हाँ। और अब कोई ये कहे कि और जो जरदारी को सड़कों पे घसीटने की बात किसने की थी? इमरान खान से बहुत पहले ये हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ये बात किया करते थे। आबिद शेर अली की बातें क्या कोई भूला हुआ है कि वो इमरान खान के बारे में क्या कहते थे? हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक ऐसा मुनाफकत पे मबनी मुआशरा यहाँ पे पनप रहा है जिसमें लोग अपने अपने मफादात की बरारी के लिए झूठ बोलना और फ्रॉड करना बिल्कुल गलत नहीं समझे। आइन शिकनी, कानून शिकनी, ये हम देखते हैं गुज़श्ता 75 बरसों से हम देख रहे हैं। लिहाजा आपको ये कहे कि मीडिया इसका जिम्मेदार है, मीडिया किसी हद तक जिम्मेदार है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों पे होती है जो किसी भी मुल्क की सियासत का रुख तयन करते हैं, जो किसी भी मुल्क की गवर्नेंस पे हावी होते हैं। अच्छा, इम्तियाज़ गुल साहब, बिल्कुल ठीक है, आपने भी कहा कि पार्शली अगर देखा जाए तो मीडिया जिम्मेदार है, और कहीं से ये एक सबूक सैयद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक ट्वीट थी और मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश भी की थी लेकिन नहीं हो सका, वो कहीं बिजी थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया का नशरियाती मवाद तब्दील होने जा रहा है, हालात हाजरा पे कम गुफ्तगू होगी और दीगर मसाइल ज़्यादा ज़ेर बहस आएंगे, प्राइम टाइम शोज़ का अंदाज बदलेगा, स्क्रीन पर मुख्तलिफ महारतें रखने वाले अफराद ज़्यादा नमूदार होंगे या ज़्यादा नुमायाँ होंगे, मुरव्वजा सहाफ़त का वक्त ख़त्म होने को है, और बाद में उनकी ख्वाहिश थी कि बेहतरीन फ़ैसला है पहले ही हो जाता। ये फ़ैसला किसका है? देखिए, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा ये फ़ैसला किसका है, लेकिन एक बात हमें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि जिन बातों का जिक्र ये सबूक ने अपने ट्वीट में किया है, उनको भी किसी ने मैसेज मेरा ख्याल फॉरवर्ड किया हुआ है, वो तमाम बातें बिल्कुल सही हैं। यानी पाकिस्तान में प्राइम टाइम टीवी पे हर वक्त शख्सियात की बात होती रहती है कि इमरान खान ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, हर वक्त शख्सियात के इर्द गिर्द तमाम बहस घूमती है। पॉलिसी इश्यूज पे कोई बात नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि लोग जब अदालतों में जाते हैं तो पुलिस उनको कितना ख़राब करती है, कोई ये नहीं कहता कि लोअर लेवल पे जो जज हैं कितने करप्ट हैं, कोई ये नहीं कहता कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपके साथ अपना पैसा बनाने के लिए FIA वाले क्या सलूक करते हैं। तो जो पॉलिसी इश्यूज है, आज तक कोई इस बात पे नहीं बहस कर रहा है कि पाकिस्तान आज से 10 साल बाद पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो जाएगा, तो उसके लिए बहसियत मजमूई क्या करना चाहिए। यानी पानी को महफूज करने के लिए, पानी के अच्छे इस्तेमाल के लिए कोई बहस नहीं हो रही। पॉपुलेशन, पाकिस्तान की बढ़ती हुई बेअंगम आबादी, जी बिल्कुल, उसमें बहुत सारे इतने मसाइल हैं जिसपे आपको रायामा को शऊर देने के लिए वक्त जरूर देना चाहिए, लेकिन यहाँ फिर एक लेकिन, बड़ी लेकिन है, वो ये कि इस किस्म के काम आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते। यानी आप जबरदस्ती आप करवाएं कि जी सियासी उमूर पे गुफ्तगू नहीं होगी जबकि पूरा निज़ाम सियासी हो, ये कि जमहूरियत पे बात नहीं होगी जब आप कहें कि हमारी पार्लियामेंट है, जमहूरी निज़ाम है और उसमें जमहूरियत पे बहस नहीं होगी, ये बड़े गैर फितरी सी बात है। इस तरह ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे मामलात ठीक नहीं होते हैं, बल्कि बाहमी सलाह मशवरे से होते हैं। और आपने देख लिया IMF के वफ़द ने जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की गुज़िश्ता रोज़, वो भी इस बात का एक सिग्नल था हमारे तमाम अरबाब इख्तियार को कि आप जिस मीसाक के मईशत की बात कर रहे हैं पाकिस्तान को इक़्तिसादी मुआशी मसाइल से निकालने के लिए, वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब आप इत्तेफाक राय से, कंसेंसस के साथ तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें। ये नहीं हो सकता कि आपका मीसाक की मईशत सिर्फ 2 पीपल्स पार्टी और PMLN उन जमातों तक महदूद हो जो कि गुज़िश्ता 30-35 बरसों से इस मुल्क की हुक्मरान रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के तमाम इंडिकेटर्स, तमाम गवर्नेंस के, रूल ऑफ लॉ के अशारिये बद से बदतर होते चले गए हैं। तो आप इसको एक मैसेज भी देखते हैं मुख्तसर सा? सॉरी, मेरा ख्याल है इससे क्लियर मैसेज तो, पैगाम तो किसी को और हो नहीं सकता कि एक ऐसा शख्स जिस पे हर सिवाय रेप के, सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के, सिवाय शराब फरोशी के और तमाम इल्ज़ामात उस पर लग चुके हैं, और बैनुल-अक़वामी इदारे के कंट्री डायरेक्टर तमाम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके एक लिहाज से उनकी अप्रूवल के लिए, उनसे पूछने के लिए कि आपका क्या ख्याल है, आइंदा क्या होने जा रहा है। तो ये हम सबको खुद कबूल करना चाहिए और बड़े दिल के साथ
एक मामलात को मौजूदा हालात से, मौजूदा रविश से निकाल के मुस्बत तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि कल जो एलिगेशन मिला है जवान पार्क जाके साबिक वज़ीर आज़म से, PTI के चेयरमैन से, वो एक बड़ा क्लियर मैसेज था कि पाकिस्तान में अगर वाकई इकनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नागुज़ीर है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस जब नागुज़ीर है तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ पिक एंड चूज़ यानी 2 जमातों 3 जमातों से नहीं होगी, मुल्क की तमाम के तमाम बड़ी सियासी जमातों को एक पेज पर होना होगा इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी या इकनॉमिक सिचुएशन। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।